ऑलराइट, सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स. सो वी हैड डिस्कस्ड दैट एनी एग्रीमेंट जो कि लॉ एनफोर्सिबिलिटी नहीं रखता दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स. वॉइड एब इनिशियो हमने पढ़ा था कि कोई एग्रीमेंट्स अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक माइनर के साथ हम कर रहे हैं वो वॉइड एग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि दैट इज शुरू से ही वॉइड इन द सेंस लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही. तो इसमें काफ़ी केसेस किए थे. माइनर का केस हमने अपने पिछले चैप्टर्स में किया है ना, पर्सन विद अनसाउंड माइंड. देन अगेन कोई मिस्टेक का केस हमने किया था. देन विदाउट कंसिडरेशन या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है. So all these cases we had discussed that the agreement will be void. Now please note I am talking about the term agreement, यानी कि it's not कि वो एक contract बन चुका है और वो फिर बाद में जाके वो void हुआ है. वो contract बन ही नहीं पाया because वो agreement ही void है. समझ लो. So another thing that we discussed was कुछ agreements होते हैं जो expressly declared बाय लॉ वॉइड होते हैं. मतलब लॉ ने उन्हें पहले से ही बोल रखा है कि भाई ये वालों में से कोई करोगे तो मैं पहले बता रहा हूँ वॉइड होगा, वो वाले. एंड अगर आपको याद हो मैंने बताया था उस टाइम एंड वी डिस्कस दिस की आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन व्हाट दोज एक्चुअली मीन. इफ यू रिमेंबर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वो वाले जो पॉइंट्स थे वो अब यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बिकॉज now we are in the right time where we can understand what those things actually are. Okay, so let's just start the chapter. देखो यहीं पे देखो वही चीज़ आ रही है, एग्रीमेंट्स दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स जिनको पहले से लॉ ने बोला है कि ये वाले वॉइड होते हैं. तो कौन कौन से नाम पहले तो याद रखने ज़रूरी है. रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, restraint of trade, restraint of legal proceedings, and agreements the meaning of which is uncertain, wagering agreements, and contingent on impossible events, agreement to do impossible acts. तो एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है. देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि लॉ ने बोल रखा है पहले से कि वो वाले एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ ने बोला है कि वॉइड है इसका मतलब वो इलीगल है. दे आर नॉट इलीगल. लीगल टर्म अलग चीज होती है. वो बस वॉइड है, लॉ ने बोल रखा है कि ये वॉइड होंगे. ओके, सो दे आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स, दे आर जस्ट वॉइड एग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय लॉ दैट दे आर गोइंग टू बी वॉइड. ओके, सो डोंट कंफ्यूज लाइक देम फ्रॉम द इलीगल एग्रीमेंट्स. देखो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. रिस्ट्रेंट्स वर्ड समझते हो ना कि मनाही, कि आप किसी को मैरिज के उसमें किसी पर्टिकुलर इंसान से मैरिज के लिए या इन जनरल भी मैरिज करने से रोक नहीं सकते हो. तो कोई ऐसा एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो जो कि किसी सामने वाले इंसान को मैरिज से रोक रहा है या किसी एक इंसान से मैरिज करने के लिए रोक रहा है, दोज आर वॉइड एग्रीमेंट्स. मतलब वो मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स उसमें नहीं होगी बिकॉज वो एग्रीमेंट ही नहीं माना जाता. दे डोंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली. सो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड. अब यहाँ अदर देन अ माइनर क्यों लिखा है? देखो भाई माइनर को रोकेंगे किसी मैरिज से दैट इज वैलिड, क्योंकि माइनर इज नॉट सपोज टू मैरी, उसको अलाउड नहीं है मैरिज, इसलिए रोक रहे हैं. सो माइनर को मैरिज से रोकना इज वैलिड. उसके अलावा मेजर कोई इंसान बन चुका है, माइनॉरिटी की एज से वो निकल चुका है, फिर उसे रोक रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड. ठीक है. अब अगेन जैसे कि मैंने बताया वो जनरल मैरिज से भी आप रोक सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन, वो भी नॉट अलाउड. मतलब नॉट अलाउड इन द सेंस वॉइड है. In all these cases the agreement is void. However, agreement restraining a minor is valid. ये भी मैंने बताया. ठीक है. यहाँ पे समझो कि रीमैरिज का जो केस होता है उसमें मान लो अगर देयर इज पेनल्टी अपॉन रीमैरिज या एग्रीमेंट्स की रीमैरिज पे विडो विल लूज दैट राइट टू मेंटेनेंस, जो अगर मान लो उसे मिल रहा है तो वो लॉस्ट, लाइक द राइट टू मेंटेनेंस विल बी लॉस्ट. इन दोनों चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर रहे हो. सो ये डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी. सो यहाँ पे डजंट मीन कि वो वॉइड होगा. ये दोनों केसेस वैलिड है. ठीक है. ऑल्सो प्रॉमिस टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट इम्प्लाई एनी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, है ना. कि अगर आप किसी एक को बोल रहे हो कि मैं तुझसे शादी करूँगा, डजंट मीन कि आप बोलो कि अरे ये तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है फॉर अदर्स, कि तुम बाकियों से नहीं करोगे. ऐसा नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल देखो यहाँ दे रखे हैं, एक्स एग्रीज विद वाई फॉर गुड कंसिडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी जी. इट्स वॉइड. आप मतलब इट्स ऑब्वियसली नॉट वैलिड क्योंकि आप कंसिडरेशन के बदले एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो किसी से रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का, कि आप उससे शादी नहीं करोगे. राइट, दैट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सो दैट इज वॉइड. देन एक्स एग्रीज विद वाई दैट शी विल मैरी हिम ओनली. किससे करने का शादी, दैट इज ऑब्वियसली नॉट वॉइड, इट इज वैलिड. ठीक है. देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आ जाओ अब नेक्स्ट. ठीक है. अभी तक हमने मैरिज की बात करी कि मैरिज करने से नहीं रोक सकते. इसी तरीके से 19th आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ये बोलता है कि it is a fundamental right, you are being granted this right that you can perform trade.
तो देखो सेक्शन 27 डिक्लेयर्स एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। मतलब किसी को किसी प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस परस्यू करने से आप रोक रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है। एंड ये लिबर्टी ऑब्वियसली आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमको, इट्स अ फंडामेंटल राइट, सो उसका वायलेशन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, राइट। एग्जाम्पल देखो, A shopkeeper of Sarojini Nagar market offers to pay to B, who is his competitor in the business, a sum of money if he closes his business there. Obviously ये क्या है, void है। क्यों क्यों उसको रोक रहे हो ना तुम ट्रेड करने से, उसका बिजनेस करने से तुम उसे रोक रहे हो, ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं होगा। J, an employee of the company, agreed not to employ himself in a similar business within a distance of 800 miles from Madras after leaving company service. ऑब्वियसली ये भी void है, यहाँ पे आप रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो, किसी को रोक ही रहे हो ना एक तरह से। सो अगेन ये भी आप नहीं, मतलब इट्स नॉट वैलिड। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द रूल दैट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज void। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस चीज़ के, क्या हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ये दो चीज़, आई डोंट नो इफ तुमने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है या नहीं अभी तक, बट उसमें भी आता है ये। देखो इसका मतलब ये होता है कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लॉ से रिलेटेड, कि तुम्हारा प्रोविजंस ऐसे लिखे गए हैं लॉ में, वो वाली चीज़ है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी यानी रिलेटेड टू लॉ। एंड अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, यानी कोई ऐसा जजेस ने जुडिशियल कोई कोर्ट केसेस है उनसे निकल के कोई अगर कोई केस ऐसा आता है, उसका इंटरप्रिटेशन की वजह से तुम किसी कोई चीज़ बोल रहे हो, तो वो तुम बोलते हो कि दैट इज़ अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कुछ चीज़ें लॉ में ऑलरेडी लिखी है, कुछ चीज़ें लॉ में प्रॉपरली लिखी नहीं है, बट कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे तुम वो चीज़ इन्फर करते हो कि हाँ ऐसा भी है। सो जो लॉ ने लिखी है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होते हैं। एंड ये जनरल में बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसलिए नहीं, बहुत जगह ये वर्ड यूज़ होते हैं इसलिए बता रहा हूँ। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी जो लॉ ने यूजुअली वैसे ही लिख रखा है, लॉ में लिखा हुआ है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तुम इंटरप्रेट कर रहे हो, कोई लॉ जो जजेस ने जो जुडिशियल कोर्ट केसेस हुए हैं उनसे आई हुई जजमेंट्स से तुम कोई चीज़ इंटरप्रेट कर रहे हो, फिर वो कंक्लूजन निकाल रहे हो। सो ये होता है। सो लॉ में देखो क्या है, पहले है सेल ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, ये तीन आते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में ट्रेड कॉम्बिनेशंस, सोलस और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स एंड फ्रेंचाइजी एंड स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट्स। अब ये सुनने में बहुत अजीब लग रहे होंगे ना, पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सेल ऑफ गुडविल, यानी कि इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल the seller of goodwill can be restrained from carrying on similar business and such restraint shall be valid provided the restraint is reasonable in some point of time and space। यानी कि अगर तुम अपनी गुडविल किसी को बेच रहे हो तो तुम्हारे पास ये हक है कि तुम उसको किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस करने से रोक सकते हो, कि तुम यही सिमिलर वाला नहीं करोगे, है ना। मैं अपनी गुडविल तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि फिर तो तुम मेरा ही कंपेटिटर बन रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा। सो दिस इज़ वैलिड प्रोवाइडेड, हाँ रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई केस आता है गोल्डसन वर्सेस गोल्डसेल वर्सेस गोल्ड्समैन का केस। सी अ सेलर ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी इन लंडन सेल्स हिज बिजनेस टू डी एंड promises that for a period of 2 years he would not deal imitation of jewelry in England, real jewelry in England, real और imitation jewelry in certain foreign countries। पहला जो चीज़ तूने बोला imitation jewelry in England, वो तो ठीक है, लॉफुल था, क्योंकि ये अलाउड है ना। अभी ऊपर मैंने बताया कि सिमिलर बिजनेस कैरी करने से तुम रिस्ट्रेन लगा सकते हो उस पर, बट उसने तो रियल ज्वेलरी वाला भी बोला और बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी रियल और इमिटेशन ज्वेलरी दोनों बोला, वो तो नहीं है ना। तो सेकंड एंड थर्ड वाले जो हैं वो वॉइड हैं, ये वाला मतलब इट्स वैलिड, पहला इज वैलिड, बाकी दोनों आर वॉइड। ठीक है, ओके। पार्टनर्स एग्रीमेंट्स, देखो अब पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो आई थिंक 12th में पढ़ा होगा तुमने, बट वो पढ़ क्या रहे हैं वो देखो। देखो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 पार्टनरशिप एक्ट का बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि मान लो जो अभी पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप में हैं वो एग्रीमेंट ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई भी, मतलब वो पार्टनर में से कोई भी कोई और बिजनेस नहीं कर सकता जिस फॉर्म में तुम हो अभी पार्टनरशिप में हम जो हैं, उसके अलावा मतलब तुम और कोई बिजनेस नहीं करोगे। while during the duration you are the partner of this firm, you cannot carry your business in some other firm। तो ये अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो इट इज़ वैलिड। ठीक है, अनदर रिस्ट्रिक्शन ऑन आउट गोइंग पार्टनर, कि कोई पार्टनरशिप में थे लेकिन अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर जिसको तुम बोलते हो, अब उसको तुम बोल रहे हो अगर एक ऐसा एग्रीमेंट उसके साथ करो कि यू विल नॉट कैरी एनी अदर बिजनेस विच इज सिमिलर टू आवर फर्म, दैट इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस था ना, तो वो तुम्हारा सारे जाके सीक्रेट्स बता दे, ये कर दे वो कर दे, तो इट्स, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर तुम कर रहे हो दैट इज़ वैलिड। ठीक है, अनदर
अपॉन रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो, पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो तुम डिज़ोल्व होने के बाद सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे जैसा अभी था, क्योंकि ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यानी कि कोई अगर एग्जिस्टिंग आपका पार्टनर है, यू कैन टेल दैट पर्सन कि तू बाहर जाके किसी और बिजनेस में नहीं अभी करेगा, अभी तू यहाँ पार्टनर है, यू कैन नॉट डू अ बिजनेस इन सम अदर फर्म आउटसाइड दिस पार्टनरशिप वाइल यू आर द पार्टनर, जब तक तू पार्टनर है। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन आउट गोइंग पार्टनर, कि भाई अगर कोई पार्टनर जा रहा है यानी रिटायरिंग पार्टनर है, तो तुम उसको ये भी बोल सकते हो, अगर ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो ना, ये बोलने का कि भाई तू कोई सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा जाके रिटायर होके, दैट इज ऑल्सो वैलिड। देन पार्टनर्स रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म डिज़ोल्व हो गई उसके बाद, या आपको लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में डिज़ोल्व भी हो रही है फर्म, तो दोनों केसेस में आप मतलब फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे एग्रीमेंट अगर ऐसा कर रहे हो कि भाई जो भी पार्टनर है वो कोई सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा डिसोल्यूशन के बाद, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। तो अब देखो इन तीनों केसेस में इनडायरेक्टली तो तुम रिस्ट्रिक्शन ही लगा रहे हो ट्रेड पे, किसी के बिजनेस करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, बट यहाँ पे अलग एक्सेप्शन है ना, ये जो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि पार्टनर के बीच में ये वाले एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे। एक और चीज़ होती है देखो, रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, कि अगर फर्म जो है वो अपनी फर्म की जो गुडविल है पार्टनरशिप वाली, वो किसी को सेल कर रही है, तो उसका जो बायर होगा और जो पार्टनर होगा उन दोनों के बीच में अगर एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि भाई तू सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, वो भी वैलिड है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आप बोलते हो ना कि सिमिलर बिजनेस वाला मत करियो, सो वो रीजनेबल होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि आप उसको कुछ भी नहीं करने दोगे, सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। ओके नेक्स्ट देखो, फर्स्ट शेड्यूल टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो ऑब्वियसली आई थिंक आपको पता ही होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था, तो ये देखो इसमें भी सेम सिमिलर सी चीज़ें जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर एलएलपी के अंडर कोई फॉर्म है, तो अगर एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना किसी दूसरे सिमिलर बिजनेस में फॉर्म में बिजनेस करता है, एंड तो बेसिकली उसका ये रूल होता है कि उस वहाँ पे जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है उसका एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको से शेयर करना होगा। सो बिना जो एलएलपी के है उसके कंसेंट के बिना वो किसी सिमिलर बिजनेस में और किसी में काम करता है, बेसिकली कंपेटिटर ही बन रहा है उसका, सो उसको उसका अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा एंड ही हैज़ टू पे जो भी प्रॉफिट्स वो उस फर्म से कमा रहा है, कंपीटिंग फर्म या सिमिलर जो जिसमें भी वो काम कर रहा है, उससे वो जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसको वो शेयर करना होगा। सो है तो ये भी एक तरह से रिस्ट्रेंट, बट दिस इज़ वैलिड बिकॉज आप क्यों कर रहे हो ऐसा अगर आप सिमिलर, सो दिस इज़ वैलिड। ओके, अब आ जाओ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पे। देखो इसमें होता है पहला ट्रेड कॉम्बिनेशंस। अब देखो कुछ ट्रेड एसोसिएशंस बनी हैं बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए, बहुत सारी हैं, जैसे देखो यहाँ नाम भी देखें, एक तो तुम्हें पता होगा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अगर जो है ये FICCI पढ़ा ही होगा तुमने। सो ये सब जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं इनका ऑब्जेक्टिव बिजनेसेस को रेगुलेट करना है, ना कि बिजनेसेस के ट्रेड को रिस्ट्रेंट करना, बट ऑब्वियसली इफ रिक्वायर्ड दे कैन डू इट राइट, सो बिकॉज वो बने ही रेगुलेशन के लिए है। सो ये ट्रेड कॉम्बिनेशन जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेगुलेट करना है, उसको तुम रिस्ट्रेंट के नाम पे यू कांट से कि ओके यू नो दिस इज नॉट वैलिड, इट्स कम्प्लीटली वैलिड। बट हाँ अगर वो कंपटीशन पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होगा, सो वो कंपटीशन एक्ट के अंदर आएगा। कंपटीशन एक्ट ऑल्सो इफ यू रिमेंबर MRTP एक्ट जो पहले था ना, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये 1969 में था, 2002 में इसको चेंज करके कंपटीशन एक्ट बना दिया गया सर। आई होप यू रिमेंबर, ये सब पढ़ा होगा आई थिंक तुमने ये सब, राइट। सो ये अगर हाँ उसमें अगर आप यू नो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज़ ऑफ कोर्स वैलिड, सॉरी नॉट वैलिड, इट्स वॉइड, सो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है सोलस और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स। देखो कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे बनते हैं ना कि जहाँ पे मान लो देयर सम डीलिंग हैपनिंग बिटवीन एजेंट, उसका मान लो डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही है या मैन्युफैक्चरर है प्रोड्यूसर है, उनके बीच में डीलिंग्स होती रहती हैं। सो मान लो एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक प्रोड्यूसर एग्रीमेंट कर रहा है किसी एजेंट से कि जो भी माल तो अपना बेच रहा है वो मुझे ही बेचेगा, मतलब एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव डीलिंग हो रही है। तो इस केस में प्रोड्यूसर एग्रीज टू सेल ऑल हिज आउटपुट टू सोल सेलिंग एजेंट, कि मैं अपना माल सिर्फ तुझे ही दूंगा बेचने के लिए। एंड अगेन उसको भी अच्छा है, उसको एक बनी बनाई वो मिल रही है कि हाँ मेरे को माल कहाँ से मिलेगा उसकी टेंशन नहीं होगी। सो इट्स अगेन बोथ वेज बेनिफिशियल। सो अगर वो एग्री कर रहा है कि यू नो मैं किसी और सोर्स से नहीं खरीदूंगा, तुझसे ही माल खरीदूंगा,
तो ये भी ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इट्स डेफिनेटली वैलिड। यहाँ पे तुम बोल नहीं सकते कि रिस्ट्रेंट है तो वॉइड, नहीं ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगेन उसको भी सर्टन प्रॉपर उसकी मार्केट मिल रही है, उसको भी मिल रहा है कि हाँ मैं बेच दूंगा, सारा मेरा बिक जाएगा माल। वो उसको भी है कि भाई मेरे को मार्केट बनी बनाई मिल रही है, मेरे को सारा माल अपना इसको मैं बेच सकता हूँ ना। सो मेरे को तो मेरे लिए बायर ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे मिल रखा है एक परमानेंट बायर, सो वो क्यों जाने देगा उसको। सो उसको भी फ़ायदा है, एंड जिसको चाहिए माल उसको भी मिल रहा है, यार मेरे को इधर उधर से देखना नहीं पड़ेगा, इससे ही मिलेगा। एंड ये भी डीलिंग हो सकती है कि तू किसी और को नहीं देगा। बट यहाँ पे एक चीज़ समझो कि मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, वो जिस एजेंट ने आगे वो बेचना है उसको सारा वो माल बेच देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास कोई सरप्लस बच जाता है, तो फिर उसको तुम रोक नहीं सकते कि नहीं, तो अपना सरप्लस भी किसी और को नहीं दे सकता। उसकी रिक्वायरमेंट तो कर दी ना उसने पूरी, उसके बाद वो किसी को भी दे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए उसको। सो अगर उसके पास सरप्लस बचता है तो वो औरों को बेचने से आप उसे रोक नहीं सकते, राइट। इसमें एक और चीज़ आती है कि देखो, देयर शुड नॉट बी, यू नो, आपका इंटेंशन मोनोपोली क्रिएट करने का नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जब मैंने ये बताया ना आपको, ये लाइक कि आप रीजनेबल बेसिकली होना चाहिए, कि आपका इंटेंशन इज़ नॉट टू जस्ट क्रिएट अ मोनोपोली कि भाई हाँ मैं तो इसी को बेचूंगा, ये मुझसे ही खरीदेगा एंड ये, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया एक्सक्लूसिव डीलिंग वाला, एक होता है फ्रेंचाइजीज वाला, ठीक है। फ्रेंचाइजी मान लो, इससे अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये कोर्ट के जो केसेस में आता है वो वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, Supreme Court concluded in the following words: there is a growing trend to regulate the distribution of goods and services through franchise agreements, providing for grant of franchise by the franchisor on certain terms and conditions to the franchisee. किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो लगाओगे ना आप। सो सच एग्रीमेंट्स ऑफन इनकॉर्पोरेट अ कंडीशन दैट द फ्रेंचाइजी शैल नॉट डील विद competing goods. Such a condition restricting the right of franchisee to deal with competing goods is for facilitating the distribution of goods of the franchisor and cannot be regarded as a restraint of trade. वही चीज़ कि फ्रेंचाइजी के जो जिसको आप बेच रहे हो उसको मान लो उस पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हो, तो वो आप ये नहीं बोलोगे कि फिर क्या तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तुम मुझसे ये रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, इट्स वॉइड। नहीं, फ्रेंचाइजी ली है ना तो ऑब्वियसली उसके टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेगी, तुम कंपीटिंग गुड्स फिर नहीं बेच सकते। सो ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, तो अगेन ये भी एक्सेप्शन है ना। आते हैं सर्विस एग्रीमेंट्स वाली, उसमें भी अगर आप कोई नेगेटिव कंडीशन लिख रहे हो तो वो एम्प्लॉइज़ पे रिस्ट्रेंट लगता है। तो क्या होता है देखो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, a restriction during the period of employment not to take service with anyone else is regarded as valid, not restraint of trade. Example, singer signing the contract to sing for a particular music company and not for other companies during her employment was held to be valid. तो ये भी अगेन एक कोर्ट केस हुआ था, उसके बाद ये चीज़ निकल के आई थी कि ये तो आजकल बहुत होता है, राइट। लाइक द म्यूजिक कंपनीज, जी टी सीरीज, ये सब जो होते हैं, ये पर्टिकुलर सिंगर्स को साइन करते हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, कि आप जब तक इस पीरियड में लॉक्ड हो, बेसिकली यू आर गोइंग टू सिंग ओनली फॉर आर म्यूजिक कंपनी, मतलब हमारे प्रोडक्शन के अंडर ही आप गाने गाओगे, और किसी मतलब कंपीटिंग उसमें फिर आप नहीं गा सकते उस पीरियड के लिए। सो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ वैलिड नाउ, बिकॉज अगेन वो एक तरह से फिर उसके एम्प्लॉयमेंट के अंडर है। तो जब तक वो उसके एम्प्लॉयमेंट के अंडर है तो वो ऑब्वियसली किसी और को अपनी सर्विस नहीं दे सकते हैं। सो दैट इज़ हैपनिंग। एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस विच सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज़ वॉइड। देखो, सर्विस की टर्मिनेशन होगी, उसके बाद आप नहीं उसके फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन को डिसाइड कर सकते, राइट। मतलब उसके बाद वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं ना, बिकॉज आप थोड़ी है वो एम्प्लॉयमेंट में आपके। ओके, देन केस यहाँ पे आता है ब्रह्मपुत्र टी कंपनी वर्सेस स्कार्थ। क्या केस हुआ था देखो, एग्रीमेंट स्टॉपिंग अ पर्सन टू एंगेज इन सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली ये तो वॉइड है। ये क्या बात हुई है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आप बोल रहे हो कि 5 साल तक आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते, दिस इज नॉट वैलिड। देन एम्प्लॉय लीविंग द एम्प्लॉयमेंट कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द ट्रेड सीक्रेट्स और हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये वाली चीज़ वैलिड है कि हाँ भाई हमारे सीक्रेट्स या मान लो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो तुम नहीं दोगे, एम्प्लॉयमेंट खत्म जब तुम हो रही है उसके बाद भी कंपीटिंग फॉर्म्स को तुम लीक नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन, या जो भी तुम्हारे पास डेटा है मान लो या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं तुम दोगे, दिस इज ऑब्वियसली वैलिड, ठीक है। देन एग्रीमेंट्स, अभी ये जो तीनों हमने पढ़े हैं, तीनों मतलब ये जुडिशियल वाले थे, उससे पहले हमने स्टैट्यूटरी वाले भी पढ़े हैं। ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाले थे, तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कर लिया, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर लिया, इसके बाद आ जाओ किस पे, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये क्या है देखो, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि एग्रीमेंट्स एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग। कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप किसी पार्टी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि तुम लीगल प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकते हो। अब अगर उसका हक है कि हाँ वो लड़ सकता है कि इस कोर्ट में जाके इस चीज़ को लेके, तो वो क्यों नहीं करेगा, राइट।
सो यहाँ पे केस आता है, देखो तापस मजूमदार वर्सेस प्रणब दास गुप्ता केस होता है। इसमें एक वो होता है, बंगाल क्लब होता है। क्लब में कमेटीज़ वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे बेसिकली ये हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी क्लब की, उसको इस चीज़ का ऑथराइज़ किया गया कि तुम एक्शन लोगे अगेंस्ट एनी मेंबर जो कि कोर्ट में जाता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए। बेसिकली बेसिकली देवर लाइक कि तुम नहीं चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट में नहीं जाना ऐसे हमारे इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ, जो भी रूल्स वगैरह थे, तो उसको लेके तुम चैलेंज नहीं कर सकते, करोगे तो ये कमेटी हमने बना रखी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगी। सो यहाँ पे कोर्ट ने बोला ये कि तुम रोक नहीं सकते हो किसी भी इंसान को फ्रॉम अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज हर एक बंदे का राइट है लॉ कोर्ट में जाने का और जस्टिस पाने का, सो तुम उसे रोक नहीं सकते। सो दैट वाज अगेन हेल्ड वॉइड। एक और केस हुआ था भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मोटोरोला पता ही होगा तुम्हें, फ़ोन का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इंडिया में इतना नहीं है बट या बाकी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोटोरोला बहुत चलता है। सो एनी हाउ, सो बेसिकली क्या था, ये एक परचेज ऑर्डर होता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी होती, जैसे कि क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या स्केड्यूल है, पेमेंट का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब मेंशन था। तो उसमें एक और चीज़ लिखी थी कि अगर जो जिसको डिलीवरी देनी है वो गुड्स की, वो नहीं दे पाता है डिलीवरी गुड्स की सर्विसेज की विद इन द पीरियड जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, तो यू कैन रिकवर द डैमेजेस। ठीक है, एक रेट प्रिस्क्राइब था, उस पर वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता था। दिस वॉज, इसमें एक और चीज़ लिखी थी कि जो क्वांटम ऑफ डैमेजेस होगा, कि कितनी डैमेजेस आप वो कर रहे हो, वो असेस वो कौन लगाएगा, वो परचेज़र लगाएगा। और वो जो उसने डिसाइड कर दिया, डैमेजेस का क्वांटम विल बी असेस्ड एंड लेविड बाय द परचेज़र, एंड वही फाइनल है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, मतलब सप्लायर कैन नॉट चैलेंज दैट। सो यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो क्लॉज है परचेज ऑर्डर में इस चीज़ का, ये ऑब्वियसली वॉइड है, क्योंकि क्यों नहीं वो चैलेंज कर सकता। अगेन ये वही चीज़ आ गई ना कि आप उसको रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, ये लीगल प्रोसीडिंग से आप उसे रोक रहे हो, विच इज़ नॉट वैलिड, सो इट इज़ वॉइड, हेंस ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ वॉइड। नेक्स्ट, एग्रीमेंट लिमिटिंग और कर्टेलिंग टाइम फॉर लीगल एक्शन। कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपको इसी टाइम पीरियड में ही आप कोर्ट तक जा सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते ना, विदाउट रिगार्ड टू द टाइम अलाउड बाय लिमिटेशन एक्ट। ऑफ कोर्स ये मैंने आपको पहले बताया रखा है लिमिटेशन एक्ट का क्या सीन होता है पूरा। एग्रीमेंट एक्सटिंग्विशिंग द राइट्स ऑफ एनी पार्टी विदाउट रिगार्ड टू द टाइम अलाउड बाय लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के अगेंस्ट अब जाके उसके राइट्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो। उसके बाद दो द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या था कि ये वाले वो केसेस हैं जिनमें सब में क्या था कि एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड, है ना, कि आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो इसलिए वो वॉइड बन जाएगा। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस आती हैं जिसके केस में रिस्ट्रिक्शन होती है लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, बट फिर भी वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। ऐसा कब होता है, आर्बिट्रेशन। मान लो आर्बिट्रेशन क्या होता है पता है, कि एक बंदा, जैसे दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने पहले से मतलब पार्टनरशिप में आ रहे हैं, उस टाइम उन्होंने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं। आर्बिट्रेटर एक इंसान होता है कि हाँ रजामंदी कराने वाला, समझौता कराने वाला, कि हाँ चलो हमारे बीच में मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया कभी, तो ये बंदे के पास चले जाएंगे, ये हमारा करा लेगा, मतलब डिस्प्यूट सेटल करा देगा बेसिकली। तो एक ऐसा आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट कर लेते हैं। तो आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, तो कोई एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट या कोई फ्यूचर में आने वाला डिस्प्यूट, दोनों के केस में होता है कि वहाँ पे फिर आप हो सकता है कि आप कोर्ट में ना जाओ, आर्बिट्रेटर के पास जाओ। तो है तो ये कि एग्रीमेंट इसी चीज़ का है ना कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, बट फिर भी ये क्या है, वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है और आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे केस में वैलिड है। बट हाँ, इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखो, आर्बिट्रेटर के डिसीजन से अगर वो खुश नहीं है तो फिर ये नहीं है कि हाँ फिर बाद में वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ फाइनल अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप जा सकते हो, क्योंकि वो तो कोई बंद नहीं कर सकता ना, वो तो राइट है आपके पास एज एन इंडिविजुअल। सो अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हो, यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड अपना फाइनल केस वहाँ पे आप लड़ सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है, बट हाँ पहले आप आर्बिट्रेटर के पास जाओगे। इफ़ पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन दी हायर कोर्ट, तो ये भी वैलिड होता है। ठीक है, कि हाँ हम इस कोर्ट में जा रहे हैं और हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम हायर कोर्ट में फिर अपील फाइल नहीं करेंगे, अभी हम इसमें जाते हैं, तो दैट इज़ अगेन वैलिड। ये तो पार्टी सिलेक्ट वन ऑफ द टू इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, कि दोनों कोर्ट में से इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है ना, कि दोनों आपको लग रहा है कि सिमिलर से हैं, तो किसी एक में जा रहे हैं दूसरे में नहीं जा रहे, ये अगर है तो ये नहीं है कि हाँ ये तो रिस्ट्रेंट हो गया लीगल प्रोसीडिंग का, नहीं, एक चूज़ किया ना बिटवीन दोज टू, सो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं तो आप किसी में भी जा सकते हो। तो दिस इज ए काइंड ऑफ पार्शियल रिस्ट्रेंट, बट दिस इज ऑल्सो वैलिड क्योंकि आप एक में जा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ये अगेन एक एक्सेप्शन है। देखो क्या होता है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक, जैसे एक मान लो किसी ने क्रेडिटर और डेटर्स होते हैं ना, लोन ले रखा हो है मान लो, तो गारंटी बैंक कई बार दे देते हैं उसके कहने पे कि ठीक है आप वेट करो, इतने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, उतने में आप कोर्ट में मत जाना अगर वो पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमने गारंटी ले रखी है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में उसको रोक रहे हैं वो, तुम कोर्ट में मत जाना इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक। तो ये क्या रिस्ट्रेंट ऑफ वो है लीगल प्रोसीडिंग? नहीं, यहाँ पे ये गारंटी देना इज़ कम्प्लीटली वैलिड, ऑल्दो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको कोर्ट में जाने से, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। एंड ये टाइम पीरियड यूजुअली 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो अगर ऐसा कोई गारंटी का वो है केस, तो उसमें यू शुड नो कि ये वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड है कम्प्लीटली। ठीक है, मान लो किसी का ये लिखा है, देखो guarantee agreement stipulating a period of not less than 1 year for extinguishment of right or discharge of liability of party shall not be void। मतलब वो क्या होगा, वैलिड है। ठीक है, ऑल्सो ये अभी मतलब 2013 में इसका एक अमेंडमेंट आके ये डाला था बेसिकली। आगे देखो, ठीक है, इसको इसके बाद आता है एक अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनसर्टेन एग्रीमेंट समझ रहे हो, जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बट वो सर्टेन नहीं है। एक टर्म मैंने आपको बताया था, याद रखना, बिजनेस लॉज में बहुत यूज़ होता है, वेग, मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है कुछ, वेग है, वो अनसर्टेन एग्रीमेंट्स है। तो एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर void। Terms should be clear, complete and certain to be enforceable. If the words used by parties are vague or ambiguous, the law cannot enforce the agreement. Example, a sell to be 100 tons of oil, 100 tons of oil, तो यहाँ पे there is nothing whatever to show what kind of oil was intended, the agreement is void for uncertainty। अब यहाँ पे भी अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी एक ऐसा सा केस बताया था, बट उसमें था कि मान लो ए जो है वो एक मस्टर्ड ऑयल का वो है मर्चेंट, और वो फिर ऑयल बेचने को बोलते हैं कि मैं देखो 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा। तो यहाँ पे वो अंडरस्टूड है कि वो मस्टर्ड ऑयल का वो है, तो वो और कोई ऑयल तो बेचेगा नहीं, तो मस्टर्ड ऑयल ही बेचेगा, तो वो सर्टेन है, वो वैलिड है। बट अगर वो सारे ऑयल बेचता है और वो बोल रहा है 100 टन ऑफ ऑयल दूंगा, तो वो अनसर्टेन है। ठीक है, यहाँ पे भी इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना। ए अग्रीज टू सेल टू बी अ वाइट हॉर्स ऑफ फॉर 500 और 10,000। अब ये और नहीं चलता है, ये या ये नहीं, सर्टेन होना चाहिए कितने में बेच रहा है। नेक्स्ट देखो, एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन फ्यूचर इज वॉइड फॉर अनसर्टिनिटी। आप ऐसा एग्रीमेंट करो कि यार फ्यूचर में एक एग्रीमेंट करेंगे, ये थोड़ी कोई सर्टेनिटी थोड़ी है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। सो अगेन ये भी क्या होगा, वॉइड होगा। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव हेल्ड टू बी वैलिड। अब ये वाले वैलिड होंगे क्या, देखो, ए एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन इन माई ग्रैनरी एट रामनगर। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्या, ऑल दी ग्रेन इन माई ग्रैनरी, ये सर्टेन है, जितना उसके ग्रैनरी में होगा वो ग्रेन उतना ही बेचेगा, वो बता दिया ना कि हाँ कहाँ की ग्रैनरी और जो भी। सो दिस इज अगेन दिस इज वैलिड। ये ऊपर वाले सारे वॉइड थे, ठीक है, अब वैलिड है। ए एग्रीज टू सेल 100 mounds ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी। As the price is capable of being certain, there is no uncertainty here to make the agreement void. So the agreement contains a machinery for ascertaining a vague term. Agreement is not void। ये भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इन केस आपको एक या तो सर्टन अभी कर लो, या बाद में कैसे सर्टन करना है उसकी एक मशीनरी अभी सेटअप कर लो। दोनों केस में वो वेग नहीं रहता फिर, क्योंकि यहाँ पे बता दिया ना, प्राइस फिक्स्ड बाय सी, जो भी होगा वो फिर मानना पड़ेगा उन्हें। सो एट द एंड यही हुआ ना कि एक मशीनरी सेटअप हो गई जिससे वो चीज़ सर्टन हो जाएगी, और वो अभी डिसाइड हो चुका है, तो डिसाइड हो चुका है मतलब वो सर्टन हो चुका है, राइट। सो दिस इज नॉट अनसर्टन, सो दिस इज नॉट वॉइड, दिस इज कम्प्लीटली वैलिड। समझ रहे हो? ओके, तो बेसिकली ये एक तरह से क्या है, एक्सेप्शंस ही हैं जो अभी तक हम जैसे पढ़े। नेक्स्ट देखो, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स का पूरा टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार इससे मोस्टली क्वेश्चन इससे आती है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, बेटिंग एग्रीमेंट्स, समझ रहे हो, बेट लगाते हैं ना किसी भी चीज़ पे, वो बहुत टाइप के होते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, वेयर ए एंड बी म्यूचुअली एग्री दैट इफ इट रेन्स टुडे A will pay 10,000, if it does not rain B will pay 10,000 या 1,000। इट इज़ अ वेजरिंग एग्रीमेंट। अगेन ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, यानी बेटिंग एग्रीमेंट है। अब ये क्या ये वैलिड होता है? नहीं, ये वॉइड होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन अ रेसलिंग कॉन्टेस्ट A tells B that wrestler number 1 will win, B says wrestler number 2 will win, they bet each other over the result, this is again a wagering agreement। Now, Cotton LJ described a wager as follows: the essence of gaming and wagering is that one party is to win, other to lose upon a future event, which at the time of the contract is of an uncertain nature. That is to say, if the event turns out one
वे he will lose, but if it turns out the other way he will win. कि या तो ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसे टाइप के एग्रीमेंट है ना जहाँ ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा हो गया तो तू जीत गया, वैसा हो गया तो मैं जीत गया. दिस इज वेजरिंग एग्रीमेंट. ठीक है. एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट ये क्या है बेसिकली, इसको तुम बोलोगे एलिमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट के एलिमेंट्स कि इसमें क्या क्या होना चाहिए किसी एग्रीमेंट में कि वो वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाया जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. अनसर्टेन इवेंट. देखो an event may be uncertain either because it is yet to take place or parties are not aware of its result. यानी कि या तो अभी वो चीज़ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगी या हो चुकी है बट उनको पता नहीं है हो गई है. मान लो अगर कोई मैच है, मैच का रिजल्ट दोनों को नहीं पता बट फिर भी वो मैच हो चुके हैं बट दोनों को नहीं पता, फिर भी वो बेट लगा सकते हैं ना कि हाँ चल देखते हैं कौन जीता, और फिर वो बेट लगा रहे हैं देखने से पहले, मतलब जब तक अवेयर नहीं है उससे पहले वो बेट लगेगी. म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, मतलब दोनों के चांसेस हैं. ठीक है. दोनों हार भी सकता है कोई भी जीत भी सकता है कोई. ठीक है. दैट नाइदर पार्टी हैज़ कंट्रोल ओवर द इवेंट. कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर किसी का बंदे का एक का कंट्रोल नहीं है. नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, मतलब दोनों पार्टीज़ का उस इवेंट का अगर होना या ना होना उसके अलावा उस इवेंट में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोई स्टेक और कोई नहीं है. प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ. ऑब्वियसली बेट तो तभी बोलोगे ना जब उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट या मनी से कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ का उसमें वो हो रहा है, दाव पे लग रहा है बेसिकली. लास्टली टू कंसिडर वेजर द प्रॉमिस शुड बी पे मनी और मनी इज वर्थ ओनली. अब देखो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड. वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं यानी कि नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिजिड टू बी वन on any wager or interested to any person provide by the result of any game or any other uncertain event on which any wager is made. कुल मिला के wagering agreements void होते हैं. The law discourages people to enter into games of chance and make earning by trying their luck. Therefore, betting on sports including cricket is void. मतलब अगेन मैंने आपको बोला था इलीगल नहीं है, void है. Peculiar cases in relation to wager are पहला कमर्शियल ट्रांजैक्शन. देखो कोई भी कमोडिटी का शेयर मार्केट कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी सेल परचेज का अगर कोई एग्रीमेंट है जहाँ पे आप कोई लीगल लेजिटिमेट एक्चुअल बिजनेस करने का इंटेंशन रखते हो, गुड्स या सर्विसेज का वो करने रखते हो, वो अगर कोई उसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब जेन्युइन कोई बिजनेस हो रहा है जहाँ पे गुड्स या शेयर्स का डिलीवरी होगा एक्चुअल में गिव एंड टेक होगा, तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा. ठीक है. देन लॉटरीज. अब देखो लॉटरीज क्या वेजरिंग है या नहीं है. देखो क्या लिखा है. लॉटरीज आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट एंड द लॉटरी रेगुलेशन रूल्स 2010. अंडर द अबव एक्ट the central act permits only state organized lotteries to be run in the country as per 294A section of the Indian Penal Code. If a lottery is not authorized by the state government, conducting it shall be punishable offence. ये punishable है अगर मिलता है कोई लॉटरी ऐसी लगा रहा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है. इवन इफ अ लॉटरी इज ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, only effect of such permission is that the person conducting the lottery will not be guilty of a criminal offense, but the lottery remains a wager and therefore void. अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ वो एग्रीमेंट भी वैलिड होगा, नहीं, बस ये बताया कि पनिशेबल ऑफेंस बाकी हैं, स्टेट वाली नहीं है, स्टेट वाली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट भी वो वॉइड ही है, वैलिड नहीं माना जाता, वेजरिंग एग्रीमेंट ही है वो. उसके बाद देखो क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सारे उसके बेसिकली आप समझ रहे हो किस टाइप की चीज़ें हैं ना, तो इसमें वो नहीं है. क्रॉसवर्ड पजल विच in which the prices depend on the correspondence of competitor's solution with a previously prepared solution is a wager. But if the price depend on skill and intelligence, it is a valid transaction. Even in such competitions, the amount of prize is restricted to 1000 Prize Competition Act 1955. तो कोई भी क्रॉसवर्ड पजल जैसा कोई कंपटीशन हो रहा है, अगर स्किल एंड इंटेलिजेंस के बेस पे है तभी वो वैलिड ट्रांजैक्शन है, और उसमें भी 1000 इज़ द अमाउंट जो कि आप मैक्सिमम उसका रख सकते हो प्राइस का. ठीक है. अदरवाइज स्किल एंड इंटेलिजेंस नहीं लग रहा है, सिर्फ एक लक बेस्ड ऐसा कोई भी होता है तो नहीं माना जाता, वो अगेन वेजरिंग में आ जाएगा. नेक्स्ट देखो बेटिंग अपॉन अ हॉर्स रेस. अब हॉर्स रेस पे बेटिंग इज अगेन बहुत कॉमन होता है. ये थोड़ा ठक ठक अगर आपको आ रहा है, सॉरी, ये तो राखी मेरी जो है ये उससे वो हो रही है. Anyway, a bet on a horse race carrying a prize of 500 or more is valid, but with a view to protecting the poor person from gambling, bet on horse race carrying a prize of less than 500 rupees is a wager, therefore void. अब देखो क्या है, 500 से ज़्यादा का अगर प्राइस रख रही है हॉर्स रेस पे बेटिंग वाला, वो वैलिड है, हाँ, लेकिन 500 से कम का है तो वो वॉइड है. समझ गए. उसके आगे चलो. ट्रेड इन डेरिवेटिव्स यानी फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ये आपने शायद इकोनॉमिक्स में आई डोंट नो पढ़ा है, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं, बट जस्ट समझ लो डेरिवेटिव ट्रेडिंग वाली जो होती है वो वेजरिंग नेचर की नहीं होती, क्योंकि अगेन ये वाली जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं, स्पेक्यूलेशन.
स्पेक्यूलेशन लगाते हो आप कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो स्पेक्यूलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग। ये चीज़ समझो, स्पेक्यूलेशन आप इकोनॉमिक्स वाली वो जो चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ नॉट गैम्बलिंग। सो इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग रिसर्च एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क बिफोर एंटरिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिकॉज वो तो अगेन पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप पढ़ोगे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं, तो उसमें प्रॉपर रिस्क वाला वो होता है, रिस्क कैलकुलेशन, और पूरा एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो वॉइड नहीं है, ठीक है। चिट फंड्स आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट्स। इन 1982 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एनेक्टेड चिट फंड्स एक्ट रेगुलेटिंग दिस सेक्टर। Betting games, betting and gambling. By incorporating of betting and gambling as part of state list, entry number 34, state governments have been delegated the responsibility of making laws on betting. Currently in India, Goa, Sikkim, Daman and Diu have लीगली रन कैसीनोज। तो कैसीनोज वगैरह जो चलते हैं उसमें चलती है ये बेटिंग और गैम्बलिंग। तो आप बोलोगे वो तो क्या है ये, मतलब इट्स नॉट वैलिड या वो। सो द थिंग इज़ दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब देर आर लॉज बीइंग मेड ऑन इट, सो देयर इज अ थिंग, दे आर रिकग्नाइजिंग इट बेसिकली। द क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑन टी वी वुड नॉट बी वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जैसे KBC वगैरह आता है, बिकॉज इन दीज कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेंट्स हैव नो चांस ऑफ लूजिंग एनीथिंग। आपको याद हो मैंने वेजरिंग के टाइम पे बताया था, देयर शुड बी अ थिंग जहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो वो हारेगा या जीतेगा, वहाँ पे हारने में कुछ नहीं। तो यहाँ पे हारने में कुछ है नहीं उनके पास। कंटेस्टेंट्स आइदर विन द प्राइज मनी और दे डोंट विन द प्राइज मनी, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, दो दीज गेम्स हैव टू बी वैलिड। Though these games to be valid have to be game of skill and not game of chance। ये तो मैंने पहले भी बताया, स्किल और इंटेलिजेंस लग रही है तो ही है वो, चांस और लक पे बेस्ड है देन दैट इज नॉट। देखो KBC या गेम शो, यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति, या गेम शो डज नॉट इन्वॉल्व एनी गैम्बलिंग एंड इन केस इट इज and it is a case of mere skill, therefore it's not a wager. Further, it does not fall within the definition of the word prize competition as defined under Prize Competition Act, so the limit of 1000 is not applicable to it। क्योंकि हम बोलो कि यहाँ प्राइस कॉम्पिटिशन में तो 1000 है, नहीं, बिकॉज ये प्राइस कॉम्पिटिशन के उसमें नहीं आ रहा, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑल टुगेदर, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन अब हैं तो वो भी किसी अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड स्पेक्यूलेशन ही है ना, कि हाँ आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। या मान लो कोई भी टाइप का इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, तो वो क्या है कि फायर मान लो फ्यूचर में लगेगी या नहीं लगेगी, तो क्या वो भी एक वो है अनसर्टेन, तो वो भी है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट है, बट वो वेजरिंग नहीं है, बिकॉज अगेन ऑल्दो वो अनसर्टेन इवेंट पर है, बट वो वेजरिंग नहीं मानी जाएगी, बिकॉज अगेन इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिस्क रुक सब कुछ उसमें होता है, यू आर पेइंग समथिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो फ़र्क क्या है अब हम पढ़ते हैं। मीनिंग, agreement between two persons is a wagering agreement if the money or money's worth is payable by one person to another on the happening or non-happening of an uncertain event। अब यहाँ पे वो इंश्योरेंसेज टू कंपनसेट द लॉस, फायर इंश्योरेंस या मेरी इंश्योरेंस की आपको कोई नुकसान है वो आपको कंपनसेट कर देंगे, समझ लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लीगल इफेक्ट अगेन ये तो वॉइड होता है, लेकिन वो क्या होता है, वैलिड होता है। देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरी में फिडाई और वट एवर हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। तो ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली आपने याद है, आपको याद है 11th में आई थिंक आपने किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब जैसे मान लो फायर इंश्योरेंस है या कोई भी, मान लो किसी बाइक का इंश्योरेंस कराया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप झूठ बोलोगे। दोनों पार्टीज में एक ट्रस्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, वो इंश्योरेंस के केस में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट तो बोल दिया ना, नॉट दी कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अटमोस्ट गुड फेथ में होती है दोनों पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योरर इंश्योरेंस जो दे रहा है और इंश्योरेंस जो ले रहा है, दोनों के बीच में एक अटमोस्ट गुड फेथ इस चीज़ का है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। मान लो बाइक का इंश्योरेंस करा रखे, तो जब तक ख़त्म हो रहा है उससे जस्ट आपने 2 दिन पहले क्या किया, खुद ही उस पर कुछ स्क्रैच स्क्रूच मार दिए या जो भी उसका एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे आपको वो पैसे वो मिल जाए, इंडेमनीफाई आपको वो करे, तो दिस इज़ नॉट राइट, है ना। जेन्युइनली आपको लॉस हुआ है, गलती से हो गया या कुछ भी, तभी वो होगा, बिकॉज अगेन आप अटमोस्ट गुड फेथ में, दोनों ट्रस्ट का वो बात थी शुरू में जब वो एग्रीमेंट मैच हो, तो दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ वेजरिंग, बट इट इज़ इन द केस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पार्टीज वेजरिंग में थोड़ी किसी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, किसी को मिलना ही नहीं है, तो इंश्योरेंस में तो ऑब्वियसली है ना, जिस प्रॉपर्टी को इंश्योर कराया गया है उसमें उसका एक इंटरेस्ट है, दोनों पार्टीज़ का इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अमाउंट पेबल अगेन वेजरिंग एग्रीमेंट में तो फिक्स्ड अमाउंट है, बट उसमें डिपेंड करेगा कितना लॉस हुआ या कितना कॉम्पनसेट करना है उस पर। सो क्या वो फिक्स्ड बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। देन यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशंस, अगेन वेजरिंग में थोड़ी कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करो, पता इंश्योरेंस में अगर आपको पता हो कि इट इज़ बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस, है ना, एक्चुअल क्या लॉस है, कैसे वो कैलकुलेट होता है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, वो कैलकुलेटेड होता है। पर्पस अगेन इसका पर्पस ऑब्वियसली वेजरिंग एग्रीमेंट तो प्रॉफिट ही है ना, मेकिंग,
उसमें प्रॉफिट नहीं होता, दैट इज जस्ट टू इंडेमनीफाई या कॉम्पेंसेट करना। पब्लिक इंटरेस्ट, अगेन वेजिंग एग्रीमेंट कोई पब्लिक इंटरेस्ट में थोड़े होते, बेटिंग है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे LIC वगैरह, वो क्यों कर रहे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में कि हाँ चलो किसका नुकसान हुआ है, उसने हमें पहले अमाउंट पे कर रहा था वो, तो अब हमारा वो उसका सर्विस है एक तरह से जो पब्लिक को दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखो कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि कोई ऐसा इवेंट की बात करो जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो A agrees to pay 10,000 to B if B marries C, a Hindu who is already married to D, तो वो तो लीगली हो ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज हिंदूज में यू कांट मैरी समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड, सो दैट इज अगेन वॉइड हो जाएगा वो, तो सीधी बात ये क्या हो जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। देन एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स आर वॉइड, अगेन कुछ ऐसा है कि आप एक्ट को इम्पॉसिबल करो वो भी वॉइड है ना। ये अंडरटेक्स टू पुट लाइफ इनटू द डेड वाइफ ऑफ बी, तो ये ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, सो एग्रीमेंट इज वॉइड। नो रेस्टिट्यूशन इज अलाउड इन केस ऑफ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, ये लाइन आप हमेशा याद रखना, पता होना चाहिए आपको। रेस्टिट्यूशन अगर आपको पता करना है, आपको वो टर्मिनोलॉजी वाली मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से बताया रेस्टिट्यूशन इसमें अलाउड नहीं होता है ना वॉइड एग्रीमेंट्स में। ठीक है, तो इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट, उसमें मैं डाल दूंगा, अभी ये बहुत लंबी हो चुकी होगी, बट हैव वी कवर्ड द एंटायर चैप्टर, सो आई एम ग्लैड। एनी हाउ विल डू द नेक्स्ट दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी भूख लग रही है थोड़ी, बाय बाय।